नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का अध्ययन कर रहे थे और जहाँ पे लास्ट में अपन ने छोड़ा था, मैंने बोला था कि एक नए टॉपिक के साथ अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो जो नया टॉपिक है वो लिखता हूँ मैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन exclusion, principle of inclusion and exclusion, principle of inclusion and exclusion या तो ऐसे लिख दो या फिर principle of inclusion and exclusion ऐसे लिख दो। इसको हिंदी में बोला जाता है आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत। क्या बोला जाता है? आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत। क्या है आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत? देखो मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले तो दोस्तों मेरे को ये बताइए, जैसे मैं आपको आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत समझा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि आप ये चीज़ जानते होंगे कि ये चीज़ सब लोग जानते हैं कि भाई असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं। असंयुक्त समुच्चय सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पहले पढ़ा है, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं? ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो असंयुक्त कहलाते हैं। जैसे ए बराबर मैंने लिखा 1 2 3 और बी बराबर लिखा मैंने 4 5। ठीक है, तो बताओ ए यूनियन बी कितना लिखोगे? ए यूनियन बी आप लिखोगे 1 2 3 4 5। सही है। अच्छा, ए की गणनीयता, ए में 3 एलिमेंट है तो इसकी गणनीयता 3 हो गई। बी में 2 एलिमेंट है तो बी की गणनीयता 2 हो गई। ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट है तो ए यूनियन बी की जो गणनीयता हो गई वो कितनी हो गई? 5। तो बताओ मैं ये कह सकता हूँ ना कि ए यूनियन बी की गणनीयता बराबर ए की गणनीयता प्लस बी की गणनीयता। बताओ सही है या नहीं है? भाई ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, यूनियन किया तो 5वां एलिमेंट आ गए। ए की गणनीयता 3, बी की गणनीयता 2, ए यूनियन बी की गणनीयता 5। तो ए यूनियन बी की गणनीयता बराबर ए की गणनीयता प्लस बी की गणनीयता। सही है। अब ये तो सारा का सारा होता है असंयुक्त समुच्चय में। लेकिन मान लो कि यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं हो, यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं हो, यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं हो, असंयुक्त नहीं हो मतलब जैसे ए बराबर मान लिया आपने 1 2 3 और बी बराबर मान लिया आपने 3 4। सही है ना? तो बताओ ए की गणनीयता कितनी है? 3, बी की गणनीयता कितनी है? 2। आप ए यूनियन बी करो। भाई ये ऐसे युक्त नहीं है, ऐसे युक्त नहीं है मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा। ए यूनियन बी करो तो 1 2 3 4। तो ए यूनियन बी की गणनीयता कितनी हुई? 4। तो बताओ ए यूनियन बी की गणनीयता बराबर ए की गणनीयता प्लस बी की गणनीयता। सही है क्या? सही तो नहीं है। तो ऐसे केस में अभी तो ये बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें से ए इंटरसेक्शन बी की गणनीयता को घटा दिया जाता है। जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो बताओ कितना आएगा? 3। और ए इंटरसेक्शन बी की जो गणनीयता है वो कितनी है? 1। इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट है। तो अब बताओ आप यहाँ लिखोगे 4 बराबर 2 प्लस 2 माइनस 1। 4 बराबर ए की गणनीयता 3 प्लस 2 माइनस 1। सही हो गए ना? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब समुच्चय असंयुक्त होते हैं, जब समुच्चय असंयुक्त होते हैं तो इनका जो योग नियम होता है, जब समुच्चय असंयुक्त होते हैं तो उन समुच्चयों के यूनियन में उपस्थित अवयवों की जो गणना होती है, भाई समुच्चय असंयुक्त है तो इनके यूनियन में कितने अवयव उपस्थित होंगे, इसको ए के अवयवों को और बी के अवयवों को सीधा जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा कि ए यूनियन बी में कितने अवयव आएंगे।
सही है ना भाई। ए के कितने अवयव हैं, बी के कितने अवयव हैं, उनको जोड़ दो तो सीधा आप बता दोगे कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके समुच्चय है वो असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है तो अच्छा इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है योग नियम। क्या बोला जाता है इसको, योग नियम। तो आप बोलोगे कि अगर समुच्चय असंयुक्त है तो इनके संघ, यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ, इनके संघ में उपस्थित अवयवों की गणना है वो योग नियम के द्वारा की जाती है। परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है, परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है तब इनके यूनियन में भाई ये जो योग नियम है, ये योग नियम, ये तो योग नियम है लेकिन ये योग नियम नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा कि जब समुच्चय असंयुक्त नहीं है तब इनके यूनियन में उपस्थित अवयवों की गणना करने के लिए योग नियम में कुछ संशोधन किया जाता है। और वो संशोधन क्या किया जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कार्डिनलिटी है उसको घटा दिया जाता है। और ये जो संशोधन होता है उसी को क्या कहा जाता है, आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। भाई जब समुच्चय असंयुक्त नहीं है तो इनके यूनियन में उपस्थित अवयवों की गणना करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी को घटा दिया जाता है। और ये जो योग नियम तो इतना ही है, इसमें ये जो संशोधन होता है उसी को क्या कहा जाता है, आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखा देता हूँ कि भाई आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत क्या होता है, फिर इसके आगे अपन चलेंगे दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, परिभाषा। डेफिनेशन, ये जो मैंने अभी बोला है ना उसको लिखूंगा मैं सब कुछ। यदि समुच्चय असंयुक्त है तो यदि समुच्चय असंयुक्त हैं तो इनके संघ, संघ मतलब यूनियन, यदि समुच्चय असंयुक्त है तो इनके संघ में उपस्थित अवयवों की गणना, संघ में उपस्थित, यदि समुच्चय असंयुक्त है तो इनके संघ में उपस्थित अवयवों की गणना, अवयवों की गणना बताओ कैसे की जाती है, अवयवों की गणना योग नियम से की जाती है। योग नियम से की जाती है, से की जाती है, योग नियम से की जाती है। मैंने बोला था ना कि भाई यूनियन में कितने उपस्थित होंगे अवयव, तो अगर समुच्चय असंयुक्त है तो ए में उपस्थित अवयव और बी में उपस्थित अवयवों को जोड़ लो तो उसको योग नियम कहा जाता है। परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है मतलब कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है, परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है तो, परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है तो इनके संघ में उपस्थित अवयवों की गणना, इनके संघ में उपस्थित, परंतु यदि समुच्चय है वो असंयुक्त नहीं है तो इनके संघ में उपस्थित अवयवों की गणना करने के लिए, संघ में उपस्थित अवयवों की गणना करने के लिए, गणना करने के लिए योग नियम में कुछ संशोधन किया जाता है। योग नियम में कुछ, या योग नियम में कुछ, यानी योग नियम में संशोधन किया जाता है, ऐसे लिख लो आप तो सीधा, संशोधन
परंतु यदि समुच्चय ऐसे युक्त नहीं है तो इनके संग में उपस्थित अवयवों की गणना करने के लिए योग नियम में संशोधन किया जाता है इसे ही ये जो संशोधन किया जाता है ना, इसे ही आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही आविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही आविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये एक तरीके से परिभाषा हो गई दोस्तों। परिभाषा क्या बोल रही है? परिभाषा ये बोल रही है कि समुच्चय ऐसे युक्त हैं तो इनके संग में उपस्थित अवयवों की गणना योग नियम से की जाती है, परंतु यदि समुच्चय ऐसे युक्त नहीं है तो इनके संग में उपस्थित अवयवों की गणना करने के लिए योग नियम में संशोधन किया जाता है। इसे ही आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत कहते हैं। और एक थ्योरम में लिख देता हूँ कि ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं। इसको आपको प्रूफ आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वाला इम्पोर्टेंट प्रूफ है। याद भी आपको रखना है इस रिजल्ट को। यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी दो परिमित समुच्चय हैं तो ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी होती है, गणनीयता मतलब कार्डिनलिटी को गणनीयता बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट। ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी होती है वो ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी के बराबर होती है। ये एक थ्योरम है जिसको अपने को प्रूव करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके प्रूफ पे अपन चलते हैं। सबसे पहले तो आप इसको उतार लीजिए। प्रूफ 8, ए और बी फाइनाइट सेट दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो वेन आरेख मैं आपको बताता हूं। इसको यूनिवर्सल लिख दो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बीच का ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो प्रूफ में मैं लिखूंगा कि दिया गया है कि ए व बी परिमित समुच्चय है। अब देखो, आप इस पूरे को ए यूनियन बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। लेकिन आप एक चीज़ देखो, ये जो पूरा अपना सेट लिखा हुआ है इसको 3 भागों में डिवाइड कर दो। कौन कौन से भाग? एक भाग तो ये ले लो आप, ये वाला। तो इस भाग को तो क्या नाम दिया जाएगा बताओ? इसको नाम दिया जाएगा बी डैश। बी डैश क्या होता है? बी के बार का। भाई इस बी के बार का तो बी डैश होता है जिसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बोला जाता है। तो बी डैश का ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा, तो इसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश। एक ये वाला भाग, अरे ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश का मतलब है बी के बार बार का सहारा, और बी के बार बार का जो सहारा है ये तो बी है। इस बी के बार बार के सहारे का ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा, तो इसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये बचा एक। इसको क्या कहा जाता है? भाई ए के बार बार का सहारा, उसका बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो तो उसको बोलूँगा मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये जो मैंने लाइन से दर्शाया है वो है ए इंटरसेक्शन बी। और
एक बचा अपना, वो कौन सा है, ये वाला, ये रेड से जो मैं दर्शा रहा हूँ, और इसको तो सब लोग जानते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी कहा जाता है। तो कहने का मतलब जो ए यूनियन बी था मेरे पास, उसको मैंने 3 अलग अलग सेटों में डिवाइड कर दिया। जो ए यूनियन बी था भाई, ए और बी ये पूरा ए यूनियन बी था, मैंने इस ए यूनियन बी को 3 अलग अलग सेटों में डिवाइड कर दिया। उसमें ये वाला तो है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये वाला है ए डैश इंटरसेक्शन बी, और ये बीच वाला है ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं क्या लिखूंगा, परिमित समुच्चय है तब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में पहले तो ये वाला जो ब्लैक लाइनिंग में है वो तो कितना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर यूनियन, बीच वाला कितना है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, और उधर वाला कितना है, ग्रीन वाला, ए डैश इंटरसेक्शन बी। बताओ दोस्तों, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का, तीनों पार्टों का अगर मैं यूनियन ले लूँ तो पूरा का पूरा ए यूनियन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। इस वाले पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का यूनियन ले लिया तो मैंने ये वाला, और लिख दूंगा मैं कि यहाँ, अब बताओ क्या इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, इनमें तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है भाई। ये वाला तो ये है, बीच वाला ये है और ये वाला ये है, ये तीनों के तीनों जो सेट है वो असंयुक्त समुच्चय है। क्या है वो, तीनों के तीनों असंयुक्त समुच्चय हैं। मैं लिख दूंगा यहाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी और ए डैश इंटरसेक्शन बी, तीनों क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। ये तीनों असंयुक्त समुच्चय है। अब असंयुक्त समुच्चय है तो कार्डिनलिटी बहुत आसानी से अपन इसकी निकाल सकते हैं। देखिएगा, अब तीनों असंयुक्त समुच्चय हैं तो मैं ये लिखूंगा, अतः देखो असंयुक्त समुच्चय तो इसकी कार्डिनलिटी, ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी होगी भाई, इसकी कार्डिनलिटी है, ये तीनों असंयुक्त समुच्चय है तो योग नियम लगाओ। योग नियम क्या बोलता है, योग नियम ये बोलता है कि अगर ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय हैं तो इनके यूनियन में उपस्थित अवयवों की संख्या बराबर ए में उपस्थित अवयवों की संख्या प्लस बी में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो अब बताओ ये तीनों असंयुक्त हैं तो मैं ये बोलूँगा इसकी कार्डिनलिटी प्लस इसकी कार्डिनलिटी प्लस इसकी कार्डिनलिटी, और वो होगी ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, और कौन से नियम से, योग नियम से। मैं लिख दूंगा कौन से नियम से, योग नियम से। ओके फ्रेंड्स, इसको उतारिए, ऊपर वाला पार्ट को मैं हटा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़े। चलो, ये योग नियम से हो गया, ठीक है भाई। अगर तीनों सेट ऐसे युक्त होते हैं तो इनके यूनियन में टोटल एलिमेंट हैं वो अलग अलग एलिमेंटों का कार्डिनलिटी निकाल लो और उनकी अलग अलग जो सेट्स हैं उनकी कार्डिनलिटी को जोड़ दो तो यूनियन की कार्डिनलिटी के बराबर हो जाता है। अब देखो, क्योंकि ए भाई जो समुच्चय ए है, ए समुच्चय, उसके अंदर ए समुच्चय किससे बना हुआ है, एक तो इस वाले सेट से, एक तो ब्लैक वाले से, एक रेड वाले से। तो ब्लैक वाला तो कितना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन, रेड वाला कितना है, ए इंटरसेक्शन बी। ये तो है इंटरसेक्शन बी डैश और ये रेड वाला है इंटरसेक्शन बी। और बताओ दोनों के दोनों ऐसे युक्त समुच्चय है या नहीं है, ये बिल्कुल है। बताओ इस समुच्चय में ब्लैक वाले और रेड वाले में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर इसकी कार्डिनलिटी, ए इंटरसेक्शन बी डैश की कार्डिनलिटी प्लस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी।
इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा काम ए के साथ किया है वैसा का वैसा बी के साथ कर दो। तो मैं लिखूंगा बी बराबर देखो क्या है, ये रेड वाला तो है ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन ये ग्रीन वाला, ये वाला पार्ट, ग्रीन वाला कितना है ए डैश इंटरसेक्शन बी। ओके, अब ये रेड वाला और ग्रीन वाला ये दोनों के दोनों भी ऐसे युक्त हैं, तो ऐसे युक्त है तो फिर से योग नियम लगाओ, और योग नियम से जो बी की कार्डिनलिटी होगी वो इन दोनों की कार्डिनलिटी का योग होगी, ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। योग नियम से किया है, मैं लिखूंगा बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 को मैं सोल्व करूंगा, और 1, 2 और 3 को सोल्व करने से देखो क्या मिला। ये जो 1 है, इस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ ना कि भाई ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी बराबर है। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश की कार्डिनलिटी, तो इसका मान तो उठा के मैं रखूँगा यहाँ से, तो इस पूरे की जगह है ए की कार्डिनलिटी में ए इंटरसेक्शन, इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो बताओ इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी जगह तो मान यहाँ से रख दिया। ये कितना है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बना कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस, अब ये ए डैश इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 से ए डैश इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी है, बी की कार्डिनलिटी में इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी घटा दो, तो मैं ये लिखूंगा बी की कार्डिनलिटी में आप ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी को घटा दो। क्या किया है भाई, ये मान यहाँ से तो मान रखा है, इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से मान तो यहाँ रखा है, और इक्वेशन नंबर 3 की सहायता से ये इसका मान निकालकर b माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी ये निकालकर अपन ने यहाँ रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा करने से क्या मिला कि इस टर्म से तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो ये बना a यूनियन b की कार्डिनलिटी बराबर a की कार्डिनलिटी प्लस b की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। इस प्रकार से अपन ने ये जो थ्योरम की है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में भी आई हुई है, शायद इससे आसान क्वेश्चन आपके लिए कोई नहीं हो सकता। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने सिद्ध किया है कि अपने जो सेट थे, जो ए और बी जो अपने को सेट दे रखे थे, सबसे पहले तो इन सेटों को मैंने असंयुक्त समुच्चयों के रूप में तोड़ा है। सबसे पहले तो ये जो सेट दिए थे ए और बी, इनको असंयुक्त समुच्चयों के रूप में तोड़ा है। असंयुक्त समुच्चयों के रूप में तोड़ने के बाद में मैंने ए यूनियन बी लिखा, ए यूनियन बी में ये वाला सेट, ये वाला सेट, ये वाला सेट, फिर ए में तो ब्लैक वाला और रेड वाला, इन दोनों का यूनियन, और दोनों असंयुक्त हैं, असंयुक्त है तो योग नियम लगा दिया, अलग अलग इनका सम किया और इसी प्रकार बी के अंदर कर दिया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को उतारिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों बताइए, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है वो करेंगे। ओके, आप कीजिए इसको। इसके आपकी भी थ्योरम है लेकिन फिर वो हो नहीं पाएगी। चलो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर इसके आगे अपन आगे बढ़ते हैं। ओके।
चलो ठीक है, इसको उठा देते हैं। अब इसके साथ में मैं अब जो थ्योरम है वो तो थोड़ी लेंथी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। एक मैथमेटिकल इंडेक्शन का इक्वेशन समझा देता हूँ इसके साथ में, कोई भी जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है। जैसे इक्वेशन है 5 की पावर 1 5/2 5 - 1 5 × 4/4 5/4 5 × 25 6 6 × 30। आप दोस्तों एक तो ये कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें करेक्शन कीजिए। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें राइट साइड में आप 5/4 5 की पावर n-1 लिख दीजिए। इसी को समझा देता हूँ मैं। एक 1.3 का अनसोल्व क्वेश्चन नंबर है 5। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। आप लिखना गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से सिद्ध करो कि गणितीय आगमन के सिद्धांत गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है 5 + 5² 5 + 5² ... 5 की पावर n बराबर है। यहाँ आप करेक्शन करके 4 कर लीजिएगा, जो आपकी किताब में या 2 दिया हुआ है उसकी जगह 4 कर लीजिएगा -1। चलो इसको सिद्ध करते हैं अपन गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से। तो प्रूफ पार्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले तो बताओ गणितीय आगमन के सिद्धांत में क्या लिखा जाता है? जो भी अपने को कथन दिया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको Pn नाम दिया जाता है। तो मैं लिखूंगा माना कि दिया गया कथन Pn है, तब ये जो कथन Pn है, तो बताओ Pn का जो मान है मैं लिखूंगा ये 5, इसको ऐसे दर्शाते हैं 5² 5 की पावर n बराबर 5/4 5 की पावर n-1। ठीक है, सबसे पहले तो n बराबर 1 के लिए देख लेते हैं। n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड, तो n बराबर 1 के लिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म लेंगे तो मैं लिखूंगा n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड वो तो बनी 5, और जो राइट हैंड साइड बनी वो कितनी बनी? n बराबर 1 आप रखोगे तो 5/4 5 की पावर 1-1, तो ये बना दोस्तों 5। इसलिए बताओ क्या हुआ? LHS बराबर RHS। तो मैं बोल दूंगा कि दिया गया कथन है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है, अर्थात दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब बात करेंगे अपन n बराबर 2 की। थोड़ा सा मैं
ओके, दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब इसके आगे जो बात करेंगे अपन n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए मैं क्या करूँगा भाई, n बराबर 2 के लिए आप n की पावर n बराबर 2 रखोगे तो आपको 2 टर्म्स का सम करना पड़ेगा। तो मैं LHS को तो लिख देता हूँ 5 + 5 की पावर 2, वो कितना बना 25 और 5 30, और जो RHS बना वो बना 5/4 5 की पावर 2 - 1, तो 25 में गया तो 24, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। मैं लिखूँगा अर्थात LHS बराबर RHS, राइट। अतः दिया गया कथन n बराबर 2 के लिए भी सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर 2 के लिए भी सत्य है। दिया गया कथन n बराबर 2 के लिए भी सत्य है। अब मैं लिखूंगा यहाँ, माना कि दिया गया कथन Pn, माना कि दिया गया कथन Pn n बराबर m के लिए सत्य है, m के लिए सत्य है। माना कि दिया गया कथन जो Pn है वो n बराबर m के लिए सत्य है, अर्थात Pn में n बराबर m रखो तो ये Pm बनेगा, ये बनेगा 5 + 5 की पावर 2, इसको 1 लिख दो, कोई बात नहीं, 5 लिख दो, चाहे 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, 5 की पावर n बराबर 4/5, n बराबर m के लिए कर रहे हैं ना, तो m 5 की पावर m - 1, ठीक है। अब n बराबर m + 1 के लिए देखना है, ये तो n बराबर m के लिए तो सत्य मान लिया, n बराबर m + 1 के लिए, तो इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ये जो है उसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। n बराबर m + 1 के लिए देखोगे तो दोनों तरफ ये n बराबर m के लिए तो 5 की पावर m है, तो एक टर्म एक्स्ट्रा लिखो। बताओ 5 की पावर m के बाद में जो टर्म आती है वो क्या आती है, 5 की पावर m + 1। तो 5 की पावर m + 1 आप LHS और RHS दोनों साइड में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैं ये लिखूंगा समीकरण 1 में दोनों तरफ 5 की पावर m + 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 5 की पावर m + 1 जोड़ने पर, तो ये कितना बन गया 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर m, 5 की पावर m + 1 बराबर, ये कितना है 4/5, सॉरी अच्छा ये मिस्टेक हो गई ना यहाँ, सॉरी इसके लिए, ये 5/4 था, तो ये 5/4, 5 की पावर m - 1 और जोड़ा कितना 5 की पावर m + 1, दोनों तरफ जोड़ा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इससे गुणा किया तो ये बना 5 की पावर m + 1 बनेगा, ही भाई m ये रहा, 1 ये रहा, और अपॉन 4 - 5, इस 5/4 को इससे गुणा किया तो ये, और इसको इससे किया तो 5/4, और प्लस ये कितना है 5 की पावर m + 1। इस पूरे से 5/4 को कॉमन ले लो, इस पूरे से 5/4 को कॉमन लोगे तो 5/4 को जब कॉमन लोगे तो यहाँ तो कितना बचा 5 की पावर m, और यहाँ कितना बचा -1,
और यहाँ कितना बचेगा। आप इस स्टेप को ऐसे क्यों लिखते हो, थोड़ा सा इसमें भाई इसको इससे गुणा किया तो 5 की पावर m+1/4 और एक ये रहा 5 की पावर m+1 और ये है माइनस का 5/4, इन दोनों में से 5 की पावर m+1 को कॉमन ले लो। तो 5 की पावर m+1 को कॉमन लोगे तो वो आएगा, यहाँ तो बचा 1/4 और यहाँ 1, ऐसे ही बचा ना। मैं 5 की पावर m+1 को कॉमन लिया तो ये 1/4 और 1, ये बचा 5/4। तो मैं लिखूँगा 5 की पावर m+1। बताओ इन दोनों का सम कितना होता है, इनका सम होता है 5/4। 4 और 1 5/4 माइनस 5/4 और 5/4 को कॉमन ले लो। 5/4 को कॉमन ले लिया तो ये बचा 5 की पावर, यहाँ तो कितना बचा m+1 और ये कितना है -1। तो बताओ दोस्तों, ये जो कथन Pn दिया था, अगर आप इसकी जगह n की जगह m+1 रखोगे तो इधर तो n की जगह m+1 रखोगे तो यहाँ तक चलोगे, और जब इधर n की जगह m+1 रखोगे तो ये तो 5/4, ये 5/4 आ गया, और यहाँ n की जगह m+1 रखोगे तो देखो ये m+1 आ गया, और माइनस का 1 ऐसे कैसे आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि अर्थात दिया गया कथन है, जो Pn है वो n बराबर m+1 के लिए क्या है बताओ, n बराबर m+1 के लिए सत्य है। अर्थात दिया गया कथन जो Pn है वो n बराबर m+1 के लिए सत्य है, और जब भी जो कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य होता है तो फिर लास्ट के अंदर क्या लिखा जाएगा, लास्ट में जो लिखना है उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं बॉक्स में। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, ये सबसे लास्ट में लिखना है जो बॉक्स में लिख रहा हूँ। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन Pn प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए या प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए, धन पूर्णांक के लिए, ये तो प्रत्येक क्वेश्चन में लिखनी है, ये लाइन तो याद हो ही जानी चाहिए, प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया है, और अब बाकी का जो भी मैटर है वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। गणितीय आगमन का एक सिद्धांत है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के ऊपर एक क्वेश्चन आपकी कन्फर्म एग्जाम में आता है, और जो ये पहला चैप्टर है उसके अंतिम पड़ाव पे अपन आ गए हैं। जो अंतिम पड़ाव है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत। आविष्ट अपवर्जन के सिद्धांत की मैंने परिभाषा भी आपको इस लेक्चर में बताई है, और इसके अलावा एक थ्योरम भी मैंने करवाई है कि A यूनियन B की कार्डिनलिटी होती है वो A की कार्डिनलिटी प्लस B की कार्डिनलिटी माइनस A इंटरसेक्शन B की कार्डिनलिटी के बराबर होती है। ये तो 2 फाइनाइट सेट के लिए मैंने प्रूव किया। अगले लेक्चर में 3 फाइनाइट सेट के लिए प्रूव करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक आए हुए हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, और अपना जो श्याम कॉलेज के प्रति अपना जो प्यार है वो यूँ ही बनाए रखो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले लेक्चर में अपन एक नए टॉपिक, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।